नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। 4 मार्च की सुबह की बात है। इंडियन ओशन में श्रीलंका के गोल शहर में करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानियन वॉरशिप चल रही थी। और इस दिन सिर्फ 2 हफ्ते पहले यह जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके लौट रहे थे। The contingent from Iran. इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था ब्रिजेस और फ्रेंडशिप के हैशटैग के साथ। लेकिन इस सुबह पर अमेरिका की नजर थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टोरपीडो से हमला बोल देती है इस जहाज पर और कुछ चंद सेकंड में यह जहाज समुद्र में समा जाता है। 87 ईरानियन सोल्जर मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उन्हें श्रीलंका नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी की ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है नॉट आवर बिजनेस। इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक शिप डूबने की नहीं, बल्कि यह कहानी है कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बद से बदतर होती जा रही है, कैसे बार बार देश का अपमान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये वार कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिका फोर्सेस ईरान में 2000 से ज्यादा टारगेट पर बम गिरा चुकी है और ईरान का लगभग हर कोना बमबारी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट में 9 देशों के 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइलें बरसाई है। हालांकि इसमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर धुआं निकलते देखा है। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल ऑपरेशन का सेंटर है। कुवैत में 3 यूएस फाइटर जेट्स क्रैश हुए, इसके पीछे कारण फ्रेंडली फायर बताया गया है। और सऊदी अरबिया के रियाद में 2 ड्रोन सीधे यूएस एम्बेसी पर टकराए। ईरान के हमलों में कम से कम 6 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए। इजराइल में ईरानियन स्ट्राइक से तेल अवीव में 40 से ज्यादा बिल्डिंग डैमेज हो गई है। दूसरी तरफ ईरान में यूएस इजरायलियन स्ट्राइक की वजह से 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और जो हमले ईरान ने गल्फ स्ट्रीम पर किए हैं उनमें से 9 लोग मारे जा चुके हैं। यूएस और इजराइल की उम्मीद थी कि सुप्रीम लीडर्स आयतुल्ला अली खामेनी की डेथ के बाद ईरान जल्दी ही हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये वॉर नए इलाकों में फैलती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस वॉर में शामिल हो गया है, जो ईरान का एल्ले है। इसके अलावा जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो हो रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया है और धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता है। यह बात याद रखिए, क्योंकि यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। इस कहानी में जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही डस्ट ब्रिंग्स होती जाती है। यह कोई रैंडम वॉरशिप नहीं थी और इस दिन इंडियन नेवी का एक फ्लैगशिप मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके ईरान लौट रही थी। इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड ने 17 फरवरी को इसे वेलकम करते हुए ट्वीट किया था कि #बर्जेस ऑफ फ्रेंडशिप #यूनाइटेड थ्रू ओशन, और इसमें सवार कर रहे थे ईरानियन सोल्जर्स ने विशाखापट्टनम में परेड में मार्च भी किया था। अमेजिंग करो दोस्तों, हफ्ते पहले ये सोल्जर्स विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे और 2 हफ्ते के बाद 87 की डेड बॉडी समुद्र में तैर रही थी। सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिका ने इंडियन ओशन में इस जहाज को डुबो दिया और इंडियन सरकार की तरफ से इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। कुछ कहना तो छोड़ो, जब ओरिश डेना की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल आई तो श्रीलंकन आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया। इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया। इंडिया में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतेह अली ने कहा था कि इंडिया की तरफ से ईरान को कोई मैसेज तक नहीं दिया गया और ना ही कोई बातचीत हुई। Are you attached to the Indian side? No. We have no anything. We have no any negotiation. We have no any sent message. सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया की पूर्व विदेश सचिव कर्नल शिमल ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से यह जहाज कोई एनिमेशन लेकर नहीं आया था और यह डिफेंसलेस था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ अमेरिका और इजराइल पर उठता है कि ट्रंप के अंडर अमेरिका इतना गिर चुका है कि उन्हें इंटरनेशनल लॉ की कोई कदर नहीं है। बिना किसी प्रोवोकेशन के दुनिया में कहीं भी जाकर बेसाफ तरीके से बमबारी की जा रही है। दुनिया में हर एक देश का फर्ज बनता है कि अमेरिका की इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाएं और बहुत से क्रेजियस लीडर्स दुनिया भर में कर भी रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री को देखिए। स्पेन अमेरिका का अलाई है और नाटो का हिस्सा भी है, लेकिन फिर भी स्पेनिश प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसिस यूज नहीं करने दे रहे हैं। La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras. इंडिया का केस देखिए। इंडिया ने पिछले दशक से एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि इंडियन ओशन इंडिया के स्लीपर ऑफ इन्फ्लुएंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी के इंडियन ओशन का गार्डियन बताते रहे। इंडिया ने खुद को इंडियन
ओशियन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड घोषित किया था। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा। तो अब सोच कर देखिए, इंडियन ओशन में श्रीलंका जैसे छोटे देशों के सामने इंडिया खुद को एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर केस पेश करेगा, जब हमारे यहाँ से ज्वाइनिंग एक्सरसाइज करके लौट रहे जहाजों को ही बिना हमारी परमिशन के डुबो दिया जाता है। अब कुछ लोग यहाँ बहाना कर रहे हैं कि इंडियन ओशन का मतलब इंडिया ओशन नहीं है। बताओ जरा, ये लोग इतना मगन हो गए कि एक पॉलिटिशियन की इमेज डिफेंड करने में या देश के ही खिलाफ चले गए। ऐसी बातें चाइना कहा करता था कि इंडियन ओशन कैन नॉट बी द बैकयार्ड ऑफ इंडिया, और अगर यह बात सच होती तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्यों बने, गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन क्यों बोला? यह मेरे शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के खुद के शब्द हैं। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। क्या मतलब रहेगा इस दावे का? बात सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं दोस्तों, ये कहानी कहीं ज्यादा और गहरी है, और कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं बदल रही है। पूरी दुनिया अभी जिस स्पीड से बदल रही है वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब आते हैं स्टोरी की डीपर पॉलिटिक्स पर। टाइमिंग देखो, मोदी जी 26 फरवरी को इजराइल में थे। उन्होंने नेतन्याहू के साथ डिनर किया। वापिस दी इंडिया इजराइल रिहर्सल को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया, और वो इजराइल को फादरलैंड तक बोलकर इजराइल इज दैट फादरलैंड एंड इंडिया दैट मदरलैंड। तो इसके ठीक 48 घंटे बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बॉम्ब्स बरसाने शुरू कर दिए। इजरायली डिफेंस ऑफिशियल ने रिटर्स को बताया कि यह अटैक हफ्तों पहले प्लान हो चुका था। इजराइल के एनओए ने कहा कि ऑपरेशन अपॉर्चुनिटी केम ऑफ ओनली आफ्टर पीएम मोदी लेफ्ट। इन लाइनों को दोबारा से सुने, ऑपरेशन अपॉर्चुनिटी तभी मिली जब प्रधानमंत्री निकल गए। सवाल यह है कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि इसके बाद से नरेंद्र मोदी इतना वन साइडेड हो गए। इजराइल की तरफ से अनबिलीवेबल है कि यह देखना है कि जब ईरान ने गल्फ कंट्री पर स्ट्राइक की तो मोदी ने ट्वीट पर पोस्ट किया कि अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया। एक के बाद एक ट्वीट। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की, डिस्पोर्शनेटली 100 गुना ज्यादा लोग मारे गए, स्कूल में बच्चे मारे गए, उनके लीडर को मार दिया गया, तो मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद उल्टा नेतन्याहू मोदी को पब्लिकली थैंक करते हैं फॉर हिज सपोर्ट फॉर स्टैंडिंग विद इजराइल। इतिहास में दोस्तों अभी तक इंडिया के हर प्रधानमंत्री स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करी थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेट किया, जब इंदिरा गांधी ने कहा था आई कांट अप्रिशिएट इट, और पब्लिकली इंटरवेंशन के खिलाफ प्रिंसिपल स्टैंड लिया, इवन दो सोवियत यूनियन इंडिया का एलिया था। ऐसे ही 2003 में अमेरिका ने ईरान को इन्वेट किया, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को 20,000 ट्रूप्स भेजने पर प्रेशर को ठुकरा दिया और पार्लियामेंट में यूनानिमसली इराक वॉर को कंडेम किया। सरकार जोर देकर आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न। जब 2011 में अमेरिका ने लीबिया में इन्वेट किया, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया था, साफ तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को कंडेम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। We will succeed if we adopt a cooperative rather than a confrontationist. आर्टिकल में देखिए क्या लिखा है। हाल में तालियां भी बजी थी। इंडिया का स्टैंड दोस्तों हमेशा से बैलेंस रहा है, मोरल रहा है। इंडिया ने हमेशा सही के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने इस मोरालिटी को डस्टबिन में डंप कर दिया है। अब देखो कैसी हेडलाइन देखने को मिल रही है, मोदी साइलेंस ऑन ईरान लास्ट इंडियाज वॉइस इन द मिडल ईस्ट। अमेरिका में एक एंकर कह रही है कि इजराइल इंडिया का खून चूसना चाहता है। मोदी सरकार चाहती तो बड़ी आसानी से एक बैलेंस स्टेटमेंट दे सकती थी कि इंटरनेशनल लॉज और नेशनल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए, दोनों तरफ हो रहे हमलों को कंडेम किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं कारण क्या है। प्रधानमंत्री ने ऐसे देशों की साइड चुन ली कि जो बार बार इंडिया की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। ट्रंप ने बार बार कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर रुकवाई है, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा है, इंडियंस को चैन में बांध कर डिपोर्ट किया गया है। यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो यह तक खुले में कह रहे हैं कि अमेरिका इंडिया को वो एडवांटेज मिलने ही नहीं देगा जो उन्होंने चाइना को दी है। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. अमेरिका ट्रेड डील के जरिए कभी भी इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देगा। यही कारण है दोस्तों कि अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी
कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों। कुछ अपोजिशन लीडर का कहना है कि इसके पीछे कारण है अडानी, नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी, जिनके खिलाफ एक बड़ा करप्शन का केस चल रहा है अमेरिका में। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को इसी चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप नहीं। तो आप खुद ही सोच कर देखिए दोस्तों, क्या कारण है कि स्पेन के प्रधानमंत्री तक अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्पेन अमेरिका का एलिया है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अमेरिका को परमिशन नहीं दे रहा अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने की। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, मॉरल ग्राउंड मेंटेन करते रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं हो रही यहाँ पर बेस स्पाई दिखाने की। सो इस गल का जवाब देना चाहिए मोदी साहब नूं कि आपां विश्व गुरु बनना सी। अभी तक जो बात करी दोस्तों वो फॉरेन पॉलिसी की थी। शायद आपको लग रहा होगा कि यह सब दूर की बातें हैं, लेकिन अब जो बात है वो आपकी जेब का सीधा असर डालेगी, क्योंकि यह बात है ऑयल की। रशिया इंडिया का सबसे पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट रोक दिया। और अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट से भी ऑयल इंपोर्ट हेवली इंपैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया अपनी जरूरत के लिए 55% ऑयल्स इंपोर्ट करता है, यानी दोनों तरफ से सप्लाई बंद हो चुकी है। ऊपर से इंडिया के पास चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व है, लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि 25 दिनों का ऑयल रिजर्व है। पता नहीं कौन सी बात यहाँ पर सच है। और अभी जो हुआ दोस्तों वो सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है एक स्टेटमेंट में उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है रशिया से ऑयल खरीदने की 30 दिन के लिए। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, सोच कर देखो कितनी शर्मनाक की बात है। एक सोवन इंडिपेंडेंट कंट्री को किसी देश से ऑयल खरीदने के लिए एक तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि एक शॉर्ट टर्म मैनेजर है और वह एंटीसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना शुरू करेगा। मतलब ये किस लेवल की बेइज्जती है। एक बार फिर से सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के हाथों का कठपुतली बनकर रह गए। राहुल गांधी ने ये चीज पिछले महीने ही पार्लियामेंट में इस सब का असर अभी से आपकी जेब पर दिखने लग गया है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस बढ़ा दिया गया है। अब वॉर पर वापस आए तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि खामेनी को मारने के बाद ईरान में सिविल रिवॉल्यूशन होगी और लोग इस्लामिक सरकार को ओवरथ्रो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह इस्लामिक रिजीम अभी भी कंट्रोल में है और अगला सुप्रीम लीडर चुनने के लिए तैयार की जा रही है। इसी बीच अमेरिका का एक खतरनाक गेम खेल रहा है। इस्लामिक रिजीम को ओवरथ्रो करने के लिए ट्रंप सरकार और CIA ईरान के रेवेल कार्डिस ग्रुप से बात कर रहे हैं। प्लान यह है कि इन ग्रुप्स को हथियार दिए जाएंगे ताकि अपराइजिंग करके सत्ता पलट सके। यह एग्जैक्टली वही प्ले बुक है जो CIA ने इराक और सीरिया में यूज करी थी, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग संगठनों को हथियार दे दो और अपने एजेंडा के लिए, लेकिन बाद में वही ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और सिविल वॉर शुरू हो जाए। ऐसी सिचुएशन में अगर नए आतंकवादी संगठन जन्म लेते हैं तो इसी कारण से इराक और सीरिया में आज देखने को मिली थी, और अब अगर ऐसा ईरान में भी हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी तक इस वॉर में खत्म होने का कोई साइन नहीं दिख रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर देश ने किसी और देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है तो बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं मिला। और सबसे अपॉर्चुनिटी चीज़ यह है कि इस बर्बादी की कीमत हमेशा आम लोगों को चुकाते हैं, चाहे वो ईरान के लोग हो, इजराइल के हो, UAE, कतर, बहरीन के हो, इंडिया के हो या फिर अमेरिका के भी क्यों ना हो। अमेरिका में हाल ही में एक सीनेट हेयरिंग में एक मिलिट्री वेटरन से साफ आवाज उठाई और कहा कि इजराइल के हाथों बिकना बंद करो, इजराइल की लड़ाइयाँ लड़नी बंद करो, लेकिन उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. You're illegal. अगर आपको लगता है दोस्तों इंडिया का ये फॉरेन पॉलिसी क्रैश अचानक से हो गया तो आप गलत हो। ये एक स्लो मोशन क्रैश है जो काफ़ी सालों से चल रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।